हाय दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। कल आप लोगों से जो बात हुई उस पर पर्सनल विंडो पे और चैट पे व्हाट्सएप पर आप सभी साथियों ने बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए, बहुत अच्छे सवाल पूछे और उन सवालों पर आपने गहन चिंतन भी किया, मेरे साथ भी और अपने बीच में भी उस पर बात की और यही इन बैक टू बैक वीडियो लेक्चर्स का ऑब्जेक्टिव भी है। ये लेक्चर्स नहीं है, मैं कुछ ज्ञान देना नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ अपने अभिव्यक्ति का अधिकार का उपयोग कर रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस समय के जिस दौर पे हम सब लोग जी रहे हैं, उस दौर में कुछ भी किया जाना उचित हो या ना हो, पर चुप रहना तो कतई उचित नहीं है। जो भी बोल सकते हैं बोला जाए, जो भी कहा जा सकता है हम सब उसको कहें। और जब बात कहने और अभिव्यक्त करने की आती है तो इतने शोर और हल्ले के बीच में, इतने गाली गलौज और दोयम दर्जों की बातों के बीच में क्या बाकी रह जाता है जिसके बारे में कहा जाए? ये सारे सवाल जब आते हैं तो बहुत सोचना विचारना पड़ता है। मैं करता हूँ उस पर और ये पूरी ज़िम्मेदारी मैं रखूँगा कि अपने किसी भी अपने अभिव्यक्ति के अधिकार में मैं किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, भले ही मैं कितना भी उस व्यक्ति से असहमत हूँ या किसी दल या संस्था के खिलाफ, मैं दोयम दर्जे की भाषा का उपयोग नहीं करूँगा। जो गलत है उसको गलत कहूँगा, उसमें भी चुप नहीं रहूँगा। जो बातें आवश्यक हैं उन बातों के खिलाफ, उन बातों के समर्थन में, दोनों में मैं अपनी बात कहूँगा, बिना ये डरे कि वो किसी राष्ट्रवाद के खिलाफ है या किसी देश के खिलाफ है या किसी संस्था के खिलाफ है या किसके हित में है या किसके अनहित में है। क्योंकि अगर वो हम सब लोगों का जीवन का एक पर्पज़ है कि अगर हमारे आँखों रहते, हमारे देखते देखते ही किसी के साथ अन्याय या किसी का अनहित हो रहा है और तब भी हम चुप हैं, तो हम मरे हुए लोग हैं, हम जिंदा लोग नहीं हैं। मैं अपने आप को मरा हुआ इंसान नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं जिंदा हूँ और जिंदा होने की जो पहली कसौटी है वो ये है कि अभिव्यक्त किया जाए। वो मैं इसका उपयोग कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का समर्थन इसमें मिलेगा। मुझे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट नहीं चाहिए। मुझे फेमस नहीं होना है। मुझे सिर्फ अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार का उपयोग करना है और इस पर कुछ कंट्रीब्यूट हो आपके जीवन में, या जो भी मुझे सुने उसके जीवन में कुछ पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट हो, ये मेरा लक्ष्य है। आज जो मैं बात करने आया हूँ वो इसी इसी कड़ी में है। वो कल की ही कड़ी को मैं आगे करना चाह रहा हूँ और वो ये है मित्रों, दोस्तों, साथियों की कैसे इस भयावह स्थिति से जब भी हम निकलेंगे तो है, जीवन है। जब वो समय नहीं रहा तो ये समय भी नहीं रहेगा। जब वो दिन गुजर गए तो ये दिन भी गुजर जाएंगे। ऐसा नहीं है, हो सकता है कि हम में से कुछ ना रहें, हम में से कुछ बहुत अच्छी पोजीशन में पहुंच जाएं, पर ये घड़ी भी टल जाएगी और सब कुछ परिवर्तनशील है, तो ये बुरा वक्त भी परिवर्तनशील होगा। पर जब ये बुरा वक्त ढल रहा होगा, जब ये जा रहा होगा, तो नई नई चुनौतियां सामने आ रही होंगी और उन चुनौतियों को हम कैसे हल करेंगे, इस पर मैं आज अपनी बात करने आया हूँ। और बड़ी एक खूबसूरत किताब है। एक प्रोफेसर थे मेरे मित्र, चूँकि मैं भी प्रोफेसर हूँ तो मित्र भी मेरे प्रोफेसर्स ही हैं। उन्होंने इस किताब के बारे में मुझे सजेस्ट किया था। स्टार्टअप नेशन है इस किताब का नाम है। और ये किताब, जैसे कि आपकी इस किताब की जो स्टाइल है, इससे आप देख समझ सकते हो, डैन सेनर और साउल सिंगर ने लिखा है। ये किताब बेसिकली इसराइल देश के बारे में है और इसराइल से आपकी लड़ाई हो सकती है, मेरी भी है। मैं इसराइल के युद्ध के तरीक़ों से तो बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, या किसी भी देश में जो युद्ध पर आमादा हो उससे तो मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। विच इंक्लूड्स द पर्टिकुलर, व्हाट विल आई से, यूएस, जिन्होंने दो परमाणु बम का उपयोग किया और आज तक माफ़ी भी नहीं मांगी। तो ऐसे कई कई राष्ट्रवादी विचारधाराएं जिनसे मैं बिल्कुल सहमत नहीं करता, पर वो एक दूसरी बात है। इसराइल से भी मैं बहुत मायने में सहमत नहीं हूँ, कई चीज़ों में सहमत नहीं, पर बात सहमति की नहीं है। यहाँ पर जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि किस तरह से इस कंट्री ने अपने कुछ डॉक्ट्रिन्स बनाए हैं, अपने कुछ नियम बनाए हैं, कायदे बनाए हैं, और वो बहुत ज़बरदस्त हैं, वो हमको सीखने चाहिए। और उसमें से एक जो सबसे बड़ा कायदा ये है कि किसी भी मुसीबत से निकलने का एक तरीका होता है और एक बड़ा सिस्टमेटिक तरीका होता है। और उसकी जो इनकी जो कल्पना है वो यही है। एक बहुत डिफ़िकल्ट ज़ोन तो है इसराइल, ये बात आप सब मानिए। इसराइल फ़िलिस्तीन का झगड़ा हमेशा का, मिडिल ईस्ट अपने आप में डिफ़िकल्ट ज़ोन है, पर यह है कि इन डिफ़िकल्ट ज़ोन के बीच में उन्होंने अपने संसाधन कायम किए हैं, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए और समाज धर्म के लिए, विश्व में उन्होंने अपने संसाधन कायम किए हैं। तो कहीं ना कहीं सर्वाइव कर सकने की जो इंस्टिंक्ट है इसराइली की, वो तो उससे तो सीखा ही जाना चाहिए। और कई ऐसे एग्जाम्पल हैं इस किताब में, जिस तरह से इन्होंने इंटेल कंपनी के साथ में
झगड़ा करके इंटेल कंपनी को बताया कि डुअल कोर प्रोसेसर, क्वाड कोर प्रोसेसर्स बनाए जा सकते हैं, उनके बारे में सेप्टिक होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कंप्यूटर्स जब बन रहे थे तब लोगों का एक तरीका था कि जितना ज़्यादा उसमें जितना ज़्यादा एनर्जी वो खर्च करेगा, जितना ज़्यादा वो हीट होगा, उतना ज़्यादा वो फास्ट होगा। एक नोशन था इंटेल का, उस नोशन को इन्होंने ख़त्म किया। और आज जो कंप्यूटर हैं जो बहुत कम हीट होते हैं, बहुत कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं और उससे भी कई ज़्यादा फास्ट चलते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं ये इन्होंने बनाई हैं, इन लोगों ने बनाई है। सो अब मैं ये सारी बात की वाई आई एम रिपीटेडली कमिंग एंड टॉकिंग टू यू अबाउट टेक्नोलॉजी एंड वे आउट फ्रॉम टेक्नोलॉजी। तो युवल नोआ हरारी ने एक किताब लिखी है, सेपियंस ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। उनकी भी बहुत सारी बातों से आप सहमत नहीं होंगे, और असहमति दर्ज कराना जरूरी है। खासकर इन लोगों ने, जो विचारक हैं दुनिया में, इन विचारकों से अपनी सहमति दर्ज कराना आपके अभिव्यक्ति का अधिकार होना भी चाहिए। मेरा भी है, मैं भी उपयोग करता हूँ। तो मैंने उनसे भी मेरी अपनी असहमतियाँ हैं, पर उन्होंने भी एक बात जो कही है वो ये कही है कि इंसानों की समस्याओं का जो हल है अब वो इंसानों के पास नहीं है। समझ रहे हैं? तो वो आप मशीनों के पास में है, और मशीन और इंसान मिलकर ही इंसानों की समस्या का हल कर सकते हैं। तो जब बहुत से विचारक लोग आधार कार्ड का, डेटाबेस का, मैं भी इसका विरोध करता हूँ, डेटाबेस गलत तरीके से गलत उपयोग हो रहा है, तो टेक्नोलॉजी का विरोध करते हैं, तो मैं उनसे असहमत होता हूँ। और मैं कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी एक इनोवेटेबल प्रोसेस है। आप कितना भी रोक लेंगे वो होके रहेगी, क्योंकि वो लोगों की क्यूरोसिटी का हिस्सा है, लोगों की क्रिएटिविटी का हिस्सा है। और जीवन में जिसको जितने अवसर मिले हैं वो उतना ही क्रिएटिव होता गया है। और जब अवसरवान लोग कुछ क्रिएटिव काम करेंगे तो उससे तकनीकी ईजाद हो करके रहेगी, और वो होगी तो उसका उपयोग होगा, दुरुपयोग भी होगा। हम समाज के रूप में ये निश्चित करें कि किसी भी तरह की क्रिएटिविटी या इन्वेंशंस, आविष्कार हों तो उनका दुरुपयोग ना हो, चाहे फिर वो आधार कार्ड हो, चाहे वो डेटाबेस हो, 4G 5G टेक्नोलॉजी हो, या परमाणु बम हो, या मंगल ग्रह पे जाने के नियम हो। और ताकत से जब हम लड़ाई करते हैं तो हम इसीलिए लड़ाई करते हैं, सत्ता से, ताकत से जब हम लड़ाई करते हैं तो इसीलिए लड़ाई करते हैं कि ठीक है, तक उस जो टेक्नोलॉजी हमने इन्वेंट की है, उस टेक्नोलॉजी का जो एक्सेस है वो हमेशा सत्ता के पास सबसे ज़्यादा होता है और आम जनता के पास सबसे कम होता है। और अगर सत्ता निरंकुश हो जाएगी तो उस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करेगी। कई ऐसी देश हैं जिन्होंने अपने लोकतांत्रिक चुनाव में टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग किया है, और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें की हैं, जिसमें अमेरिका भी है और बाकी बहुत सारी कंट्रीज़ भी हैं। कहने को आप सभी कह सकते हैं कि वो बहुत ईमानदार और वो हैं, हर इंसान अपनी छाती पीटता है, वो भी पीट रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ताकत और टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग हो रहा है, और दुरुपयोग ना हो इसके लिए हमें अपनी अपनी सरकारों की नकेल कस के रखना जरूरी है, और उनसे लगातार सवाल करते रहने की ज़रूरत है। ये भी एक बात है। सो टेक्नोलॉजी तो आएगी ही, वो इनोवेटेबल है। टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग ना हो वो हमारी आवश्यकताएं हैं। तो ये प्रोसेस है कि वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन काइंड विदाउट यूजिंग मशीन्स and without using technology. Now, how are we going to use the technology is something which is very much written in this book, and I want you to discuss more about this book. So, तो एक चीज़ जो इन्होंने बताई वो ये है कि सरकारों के खिलाफ जब तक वहाँ की जो जनता है वो खड़ी नहीं होगी, और जब तक वो उनसे सवाल नहीं करेगी, तब तक कुछ हल नहीं होगा, कोई टेक्नोलॉजी नहीं आएगी। आपको अगर लगता है कि कोई बात सही है, तो सही, जब तक वो और लोग भी उस बात को सही ना मानने लग जाएं, तब तक आपको अपनी उस बात को कहते रहना है। इंटेल के इस एपिसोड में, इस किताब में इसराइल के बारे में जो बताया, उससे तो मैं यही सीखा हूँ। दूसरा मैंने सीखा है कि हर क्राइसिस के बाद उस क्राइसिस को प्रॉपरली रिकॉर्ड करना, उस क्राइसिस में हो रही सारी घटनाओं को यथावत तरीके से जांचना, परखना, और उसके बाद उसकी एक डॉक्ट्रिन तैयार करना कि फ्यूचर में अगर इस तरह की परेशानी फिर से आई तो उसको किस तिकड़म से, किस तरीके से निपटा जाएगा, उसके लिए क्या संसाधन जुटाए जाएंगे, और वो संसाधन स्टैंड बाई में कैसे रखे जा सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में इन्होंने बात की है। तो इस किताब के माध्यम से मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है दोस्त, कि अब हमको अपनी सरकार, अपनी सत्ता और अपनी संस्थाओं को जिम्मेदार ठहराना होगा कि अब इस तरह का वायरस या इस तरह के वायरस से उपजी बेरोजगारी या टूटने वाली अर्थव्यवस्था, कमर तोड़ देने वाला जीवन का संघर्ष भविष्य में उपजे, तो उसके लिए हमारे पास डॉक्ट्रिन क्या होगा, हमारी लर्निंग क्या होगी, हमारे रेफरेंस पॉइंट क्या होंगे, हमारे संसाधन क्या होंगे, और कितना संसाधन की जो बैटरी होगी वो स्टैंड बाई में रह पाएगी।
ये सारी चीज़ों की तैयारी हम सबको मिलना है। हम सब लोगों को एक 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 यूज़ केस बना के देना है कि बॉस अगर इतनी बीमारी फैली और इतने लोग उससे बीमार हुए तो हमारे पास इन कैपेसिटी की बैटरी स्टैंड बाय में होनी चाहिए जो इमीडिएटली डिप्लॉय हो। हमारे बच्चे जब स्कूल जाएंगे तो वहाँ पर ये फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जिससे हमारा बच्चा सुरक्षित रहे। हमारे बुजुर्ग जब ट्रैवल करेंगे तो ये फैसिलिटीज़ उन ट्रैवल्स में होनी चाहिए जिससे वो सुरक्षित हों। तो हमारे ट्रैवल्स, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स, हमारे ट्रांसपोर्टेशंस, हमारे स्कूल्स, हमारे कॉलेजेस, हमारे ऑफिसेस, हमारे मार्केट्स में क्या फैसिलिटीज़ होंगी जो इस तरह की किसी भी नेचुरल या अननेचुरल कैलामिटीज़ को संभाल पाएंगी बिना ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज किए। ऑफ कोर्स एवरी चैलेंज विल ब्रिंग some damages to us and this is how we've been living and we've been learning। बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये डैमेजेस हर बार इसी तरह से हमको कमरों में बंद कर दें, क्योंकि हमें पता है कि जब हम कमरों में बंद हैं तो हमारी संस्थाएं किस तरह से हमारे साथ खेल कर रही हैं। आज हर कोई हमारे घर के दरवाजे पे खड़े होकर के हमारा डेटा लेके जा रहा है। सरकार के नाम से कोई भी उलझलूल लोग आकर के हमारा डेटा लेकर के जा रहे हैं और उन डेटा का क्या दुरुपयोग होने वाला है, आने वाले समय में चुनाव है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वो हमें बहुत अच्छे से पता है। हम भले भोले बन जाएं क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मिडिल क्लास लोग हैं, भोले ही बने रहेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमें पता नहीं है कि सत्ता और सरकारें हमें घर में बंद करके हमारे खिलाफ क्या योजना बना रही है। तो ये सवाल हम सब लोगों को करना है कि बॉस ठीक है, आपने हमारा डेटा ले लिया, आपने हमें अपने डेटाबेस से जोड़ दिया, हमारे फंक्शनल्स, हमारे मेथोडोलॉजी, हमारी चीज़ों को ट्रैक कर रहे हैं, ये इस पे हम बच भी नहीं सकते, ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप निरंकुश हो जाएंगे। बताइए दिया क्या है, अस्पताल कैसे बनेंगे, आपके अस्पताल कैसे होंगे, कैसे इंश्योर होगा कि उस अस्पताल में लोग बीमार होके जाएं और ठीक होके निकले, ये नहीं कि ठीक ठाक जाएं और बीमार होके निकले बिना लूटे। कैसे हमारा इलाज होगा कि हम 5 रुपए के बजाय 5 लाख रुपए खर्च किए बिना कैसे इलाज होगा हमारा। कैसे ये ट्रांसपोर्टेशंस होंगे कि हम बिना बीमार हुए अपने गंतव्य तक पहुँचें। कैसे हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे, कैसे कैसे हमारे कॉलेजेस हमको एजुकेट करेंगे, टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे होगा और टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कैसे कम होगा। एकात्मक सत्ता नहीं चाहिए कि एक ही कंपनी हमारे हिंदुस्तान का, एक प्राइवेट कंपनी हमारे हिंदुस्तान का सारा डेटा यूज़ करे, मिसयूज़ करे, अब्यूज़ करे। ये तो नहीं चलेगा। और ये हल्ला बंद होना चाहिए कि हम जरा सा आपसे सवाल पूछे तो लोग हम पे गाली गलौज करने की शुरुआत कर दें। ये हल्ला भी बंद होना चाहिए। ये कुछ सवाल हैं जो हमें तब तक पूछते रहना है जब तक सत्ता और ताकत इसका जवाब देने के लिए मजबूर न हो जाए। हम सबको ये बात करनी है और मैं ये बात करता रहूँगा क्योंकि मुझे एक बात समझ में आ गई कि वी नीड अ रेफरेंस, वी विल क्रिएट रेफरेंस। I will come to you with the possible policy draft for the education, for the healthcare, for using the apparatus in the rural economy. How can we as we scale up the rural economy ताकि गरीबों को फिर से वापस 1500 किलोमीटर शहरों में ना जाना पड़े और फिर से उसी मजदूरी और मजबूरी का जीवन ना जीना पड़े। इन सब के मेथड्स, इन सब की पॉलिसीज़ पर मैं भी विचार कर रहा हूँ। मेरे साथ मेरे बहुत सारे प्रोफेसर्स और मित्र हैं जो इस पर विचार कर रहे हैं। हम उन विचार्स को लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। लेकिन सवाल अगर आप पूछेंगे तभी तो जवाब देने का कोई बल बनेगा, अन्यथा तो ये फेसबुक है, ये सोशल मीडिया है। आप भी गाइए, हम भी गा रहे हैं, आप भी अपनी ताल उठाइए, हम भी अपनी ताल उठा रहे हैं। और इनसे हासिल क्या होगा इस पर भी थोड़ा सोचिएगा। और दोस्त, एक ही जीवन है हम सब के पास में, जो कुछ भी होना है इसी जीवन में होना है। ये कैसे चला जाएगा, शान से जाएगा। हम जिस दिन मरेंगे लोग सच में हमारे पीछे दुखी होकर के रोएंगे या वो अपनी किसी छोटी सी मुनाफे के लिए हमारे जनाजे के पीछे खड़े हैं कि शायद वो आ रहा होगा, वो भी आया होगा तो कोई डील हो जाएगी वहाँ पर। तो क्या होगा वो सिचुएशन, इस पर आप सभी लोग विचार कीजिएगा। बहुत लंबी बातें नहीं है। किताब का एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया कि आपको बता पाऊँ कि मैं अकेला नहीं हूँ जो ऐसा सोचता हूँ। दुनिया ने ये तरीके ईजाद किए हैं और ईजाद तरीक़ों से उन्होंने अपनी छोटी छोटी टेरिटरीज़ को भी दुनिया के एक बलशाली शक्ति में बदला है। हम तो बहुत बड़ी शक्ति हैं, हम बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जुझारू लोग हैं, हम सब बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या किया जा सकता है उस पर कमेंट कीजिए, बताइए। वीडियो के माध्यम से मैं आपको देखना, जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। मुझे भेजिए, मेरे व्यक्तिगत इनबॉक्स पर भेजिए, पर बात शुरू कीजिए। ये सुगबुगाहट तो निकलनी चाहिए। रैलियाँ ही रेला नहीं बनती हैं। हम अपने घर से भी बैठ करके सत्ता की गिरेबान पर हाथ डाल सकते हैं
और उन्हें कटघरे पे खड़े कर सकते हैं, और ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, ये हमारी अभिव्यक्ति का आधार है। ठीक है दोस्तों, और मिलते हैं कल और बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग पैशनेटली, एंड आई होप आई एम गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, नॉट पार्ट